नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों अधिगम से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आने वाली सीटेट और एनईटेट एग्जामों के लिए। यदि इस वीडियो में अच्छा प्यार रहा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो को शेयर किया, वीडियो को लाइक किया, तो ही मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। अलग अलग सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा ऐप्स में क्या क्या है, उसके बाद कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अधिगम से संबंधित। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। यहाँ पर आपको बताना है संवेग का वो कौन सा सिद्धांत है जो यहाँ मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो वहाँ सिद्धांत है जेम्स लेंग सिद्धांत। याद रखिएगा, जेम्स लेंग सिद्धांत। संवेग का जेम्स लेंग सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। यहाँ पर आपको बताना है प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत वो कौन सा प्रेरक है जो अधिक प्रबल होता है। संबंध, जिज्ञासा, उपलब्धि या फिर आक्रामकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपलब्धि। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो अभिप्रेरणा वर्णित होती है वो भावात्मक जागृति द्वारा होती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरा परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सीखने में स्थानांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय रिक्त स्थान द्वारा दिया गया है। पावलोव, स्किनर, फायर्ड या फिर युंग। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया है वो युंग द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? युंग द्वारा। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? दोस्तों पांचवा प्रश्न ही मैंने अभी बताया था आपको कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग द्वारा दिया गया था। प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। तो यहाँ पर भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो युंग ही रहेगा। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। यहाँ पर भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। प्रश्न रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्ययों का बनते रहना एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? प्रत्ययों का बनते रहना एक विषम है, अनियमित है, सामयिक है या फिर संचयी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? यहाँ पर आपको संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान बताना है। सामान्यीकरण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है या फिर पृथक्करण है। तो यहाँ पर जो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है वो प्रत्यक्षीकरण होता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? पावलोव को, वाटसन को, बांडूरा को या फिर स्किनर को? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्किनर को। स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीयता है तथा इसे पास करना ही अधिगम है। कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय उपरोक्त कथन को अस्वीकार करता है? यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से उपरोक्त कथन को कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय अस्वीकार करता है? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद या फिर मनोविश्लेषणवाद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संरचनावाद। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीयता है तथा इसे पास करना ही अधिगम है, इसे संरचनावाद मनोविज्ञान का संप्रदाय उपरोक्त कथन को अस्वीकार करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
अधिगम के दो प्रकार है। अब अधिगम के दो प्रकार कौन कौन से हैं? आगमन एवं निगमन है, नकारात्मक एवं सकारात्मक है, बनावटी एवं वास्तविक है, या फिर शिक्षक एवं शिक्षार्थी है। तो यहाँ पर जो अधिगम के दो प्रकार होते हैं वो आगमन एवं निगमन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में निम्नांकित में से किस विचार का योगदान है? यहाँ पर आपको बताना है किस विचार का योगदान है। अभिक्रमित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में थार्नडाइक का प्रभाविकता का नियम, स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, वाटसन का अधिगम सिद्धांत, या फिर पियाजे का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के विचार का योगदान है अभिक्रमिक अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है वहाँ कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? प्रेरणा, वर्ष का माह, अधिगम विधि, या फिर विषय वस्तु की प्रकृति। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वर्ष का माह। यह कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, वर्ष का माह। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, संज्ञानात्मक से है, संज्ञानात्मकवाद से है, व्यवहारवाद से है, निर्मितवाद से है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है प्रशिक्षण एवं अभ्यास व्यवहारवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये प्रशिक्षण एवं अभ्यास व्यवहारवाद से संबंधित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसको अधिगम सिद्धांत पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ब्रूनर को, वाइगोत्स्की को, पावलोव को, या फिर गेने को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इवान पावलोव को। इवान पावलोव को अधिगम सिद्धांत पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहारवाद सीखा जा सकता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यहाँ है अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, या फिर सापेक्षता का नियम है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है यहाँ प्रभाव का नियम है। कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, किस पर करता है दोस्तों? अच्छा अधिगम निर्भर शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपरोक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है वो शिक्षक पर भी करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर भी करता है, उपरोक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर भी करता है। इन तीनों पर अच्छा अधिगम निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी पर अच्छा अधिगम निर्भर करता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? यहाँ पर रॉबर्ट एम गेने के अनुसार बताना है चार विकल्पों में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, या फिर शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम रॉबर्ट एम गेने के अनुसार यहाँ अधिगम का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार का उदाहरण? यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण के बारे में बताना है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से मानसिक, मानसिक से मानसिक, या फिर शारीरिक से मानसिक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये मानसिक से मानसिक का उदाहरण है। अधिगम स्थानांतरण मानसिक से मानसिक का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? औपचारिक सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, संवेदी गतिक, या फिर पूर्व सक्रियात्मक। 2 से 7 वर्ष तक की यहाँ पर बात हो रही है पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पूर्व सक्रियात्मक। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। पियाजे के अनुसार जो 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है 4 विकल्पों में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति या फिर परिपक्वता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा परिपक्वता। 4 विकल्पों में से अधिगम की प्रक्रिया का जो परिणाम परिपक्वता नहीं है, यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए, विद्यालय में वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए, समूह प्रायोजनाएं देनी चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए, विद्यालय में वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए और समूह प्रयोजनाएं देनी चाहिए। तीनों ही सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों? शिक्षक को आवश्यक रूप से शिक्षण के समय सामाजिक वातावरण, विषय एवं शिक्षार्थी दोनों ही, केवल शिक्षार्थी या फिर केवल विषय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो विषय एवं शिक्षार्थी दोनों का ही आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए शिक्षण के समय शिक्षक को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 4 विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है कि कोड में आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में 4 विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक को स्वयं जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक या फिर शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड में आपको बताना है कौन सा सही रहेगा, ए, बी, सी या फिर डी। 4 विकल्पों को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो शिक्षण अधिगम में मनोवैज्ञानिक के महत्व के संबंध में 4 विकल्पों में से सही कथन है वो शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक को स्वयं जानने में सहायक और प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक और शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। चारों ही विकल्प सही रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। ए, बी, सी तथा डी चारों ही विकल्प सही है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए या फिर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। किस विधि से पढ़ाया जाए? क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, तब एक बालक अधिक सीखता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण। यहाँ पर उदाहरण बताना है समूह विधियों द्वारा सीखने का, वाद विवाद विधि, कार्यशैली विधि, विचार गोष्ठी विधि या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वो वाद विवाद विधि भी है, कार्यशैली विधि भी है और विचार गोष्ठी भी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वहाँ बोलना शुरू करता है, जब वहाँ घर से बाहर निकलता है या फिर अपने जन्म से ही। सरल सा प्रश्न है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है अपने जन्म से ही। जब बच्चा पैदा होता है या फिर जन्म ले लेता है तभी से बालक सीखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यहाँ किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने, बी ओ स्मिथ ने, क्रोनबेक ने या फिर हिलगार्ड ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये बी ओ स्मिथ ने कहा शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यहाँ बी ओ स्मिथ द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर हमारे जो अधिगम के 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।